हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो नए BNSS में चेंजेस हुए हैं, नए बदलाव हुए हैं, उसके बारे में गिरफ्तारी को लेकर, और BNSS के अंतर्गत हथकड़ी नियम यानी नवीन परिवर्तन जो कि हथकड़ी लगाने के वक्त फॉलो किए जाते हैं, उन सब के बारे में। तो पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाते वक्त कौन कौन से नियम फॉलो किए जाएंगे, उससे संबंधित हम सभी प्रावधान समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यू चेंजेस, नया बदलाव। गिरफ्तारी की जानकारी का अधिकार। न्यू चेंजेस के अंदर सबसे पहले आता है कि गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी होने के बाद के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गिरफ्तारी की जानकारी का अधिकार। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है वो है गिरफ्तारी की जानकारी का अधिकार। सूचना देने की प्रक्रिया का डिजिटल और लिखित रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा, यानी जो भी सूचना मिली है उसका डिजिटल और रिकॉर्ड रखना, जो लिखित रिकॉर्ड है उसे रखना जरूरी है। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें शामिल होगा गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी का स्थान, गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और गिरफ्तारी व्यक्ति की स्थिति क्या है। ठीक है। उसके बाद आते हैं उद्देश्य। पहला है फर्जी गिरफ्तारी रोकना। जो हमारा ये रिकॉर्ड रखने का और उसके लिखित रिकॉर्ड बनाने का जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो है जो फर्जी गिरफ्तारियां होती है पुलिस द्वारा उन्हें रोकना। दूसरा है पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार पर रोक लगाना। और तीसरा महत्वपूर्ण है पारदर्शिता होना, यानी ट्रांसपेरेंसी होना। इसलिए ताकि कोई भी उसके अंदर हाइटनेस ना हो, कोई ऐसा विषय ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो जिसे छुपाया गया हो। तलाशी, सर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब जब भी किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी कि पुलिस ने किस प्रकार से तलाशी ली है। गिरफ्तारी के समय यदि तलाशी ली जाती है उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तलाशी सूची यानी सर्च मेमो बनाना अनिवार्य होता है। वॉइस रिकॉर्डिंग का की स्टेटमेंट, पूछताछ के दौरान किए गए बयान की वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इसका कारण यह है कि इससे जबरदस्ती जो बयान लिए जाते हैं उस पर रोक लगेगी, क्योंकि कई बार होता है पुलिस फोर्सफुली किसी भी व्यक्ति का बयान लेती है जो उसने क्राइम नहीं भी किया है, उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करती है। आरोपी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जब रिकॉर्डिंग होती है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो सही सही बोल रहा है, और उसके जो अधिकार है वकील को बुलाने का, फैमिली को इन्फॉर्म करने का, वो सभी के सभी सुरक्षित रहेंगे। आरोपी को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत किया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया था, उसे चुप रहने का अधिकार है। यह हमने अपने पिछली वीडियो में समझा था। अब देखते हैं अरेस्ट मेमो एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यानी गिरफ्तारी ज्ञापन और डिजिटल दस्तावेजीकरण। पहला है गिरफ्तारी का समय, स्थान और 2 गवाह शामिल होंगे कि कहाँ पर किस समय पर गिरफ्तारी की गई है, वह स्थान कौन सा था जहाँ पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, और 2 गवाह शामिल होंगे। सेकंड है गिरफ्तारी ज्ञापन पर आरोपी और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, यानी जो भी मेमो बनाया गया है जिसके अंदर रिकॉर्ड है पुलिस अधिकारी के, उसमें हस्ताक्षर होंगे। इनको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड होना आवश्यक है। जो भी प्रक्रिया की गई है उसका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड होना आवश्यक है, क्योंकि अब इसी को BNSS में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अब जो क्राइम हो रहे हैं वो डिजिटली भी हो रहे हैं। तो उनका जो सबूत है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है और डिजिटल रिकॉर्ड बनाना बहुत आवश्यक है। यही कोर्ट में पेश भी किए जाएंगे और इनको मान्यता प्राप्त है। मेडिकल रिपोर्ट भी डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा सकती है। BNSS ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शितापूर्ण और अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बना दिया है। जैसे वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आवश्यक प्रावधानों से अब आरोपी के अधिकार पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं। पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर अत्याचार किया गया, जो उसने कोई क्राइम नहीं भी किया है वो भी इसे एक्सेप्ट करवाया जाता था। बट जब अब वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग एक ऐसे साक्ष्य बन चुके हैं जिससे कि पारदर्शिता बनी रहती है।
ठीक है, साफ साफ समझ में आता है, दिखता है कि व्यक्ति ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और पुलिस वालों ने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया है, और उन्होंने पुलिस वालों को, आरोपी ने पुलिस वालों को क्या बयान दिया है। उसमें भी कोई फेरबदल या कोई भी इंटरप्ट, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब समझते हैं बीएनएसएस के अंतर्गत हथकड़ी नियम, यानी उसके हथकड़ी से संबंधित जो नए परिवर्तन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक विशिष्ट वैधानिक प्रावधान धारा 43 सब क्लॉज 3 पेश करती है, जो कुछ परिस्थितियों में हथकड़ी के उपयोग की स्पष्ट रूप से अनुमति देती है, जो पिछले कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से एक महत्वपूर्ण विचलन को दर्शाता है। ठीक है, जो धारा 43 है उसके अंतर्गत वैधानिक प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें बदलाव भी किए गए हैं। कड़ी लगाने के अधिकार धारा 43 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, धारा 43 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस के में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस कर्मियों को हथकड़ी लगाने की शक्ति देती है। जैसे कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी या कोर्ट में पेश करते समय अपराधी की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए हथकड़ी लगा सकते हैं कि अपराधी ने किस हद तक, किस गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, उसने कौन सा ऐसा अपराध किया है, उसके हिसाब से ही उसको हथकड़ी लगाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसने मर्डर किया है तो वो भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, या वो बार बार जेल से भागने वाला अपराधी हो, खतरनाक अपराधियों को भी हथकड़ी लगाई जाती है। ये नियम उन आरोपियों पर लागू होते हैं जो आदतन और अपराध को दोहरा चुके हैं, जिनको आदत है बार बार अपराध करने की, जिसे हिरासत से भागने की कोशिश की हो, ऐसे व्यक्तियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है। जो संगठित अपराध, जो ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं, जैसे डकैती वगैरह करना, ग्रुप गैंगरेप वगैरह करना, ठीक है, या आतंकवाद को अंजाम देने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको संगठित अपराध में शामिल किया जाता है। उन्हीं से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। आतंकवाद, ड्रग संबंधित अपराध करने वाले व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। अवैध हथियार रखता हो उसे भी, उस व्यक्ति को भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। और लास्ट में है हत्या, बलात्कार और आम हमला होता है, एसिड अटैक आदि जैसे गंभीर अपराधी। अब महत्वपूर्ण ये है कि यह शक्ति नियम सीआरपीसी में उपलब्ध नहीं थी। इसे किसमें जोड़ा गया है, बीएनएसएस में इसे आधिकारिक और स्पष्ट रूप दिया गया है। अब देखते हैं पहला, हथकड़ी अब सीधे कानून में शामिल है। बीएनएसएस के द्वारा पहली बार हथकड़ी का उपयोग स्पष्ट कानूनी अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। पहले से कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। आपने देखा होगा मोस्टली जो कोर्ट में होते थे उन्हें हथकड़ी नहीं, एक रस्सी से भी बांध के ले जाया जाता था, या फिर पुलिस जो होती थी उसे अपने हाथ में एक जो उंगलियों में उंगली फंसाकर पकड़ते, इस तरीके से लेके जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो गंभीर अपराधी होते हैं उन सभी को, जो ऊपर हमने मेंशन किए, सभी अपराधी जिन्होंने ये अपराध किए हैं, उन सभी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का कानूनी अधिकार पुलिस वालों को दिया गया है। अब सेकंड है इसमें इकोनॉमी यानी आर्थिक अपराधी के लिए भी सिफारिश है। संसद के गृह मामलों में स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी थी कि आर्थिक अपराधियों को, जैसे फ्रॉड, चिट फंड, बेईमानी से धन हानि, हथकड़ी लगाने की सूची से हटाया जाना चाहिए। यह बदलाव अभी कानून का भाग नहीं लागू हुआ है, इसे अभी कानून में शामिल नहीं किया गया है, पर सुझाव और सिफारिश के रूप में सरकारी रिपोर्ट में इसे शामिल किया जा चुका है। थर्ड है पुलिस द्वारा इस्तेमाल गाइडलाइंस, यानी पुलिस कौन कौन सी गाइडलाइंस को इस्तेमाल करेगी। पहला है, जैसे उच्च जोखिम व व्यक्तियों के लिए पीठ की ओर से हथकड़ी, यानी चिकित्सा, वृद्ध, दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर सख्ती से विचार करना। 18 से 21 वर्ष के युवाओं को कोर्ट अनुमति के बिना हथकड़ी न लगाने का निर्देश देना। या जब तक कोर्ट की अनुमति न हो तब तक 18 से 21 वर्ष के जो युवा व्यक्ति होते हैं उनको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। अब देखते हैं हथकड़ी और मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो मौलिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। बीएनएसएस में 43 धारा सब क्लॉज 3 के अंतर्गत हथकड़ी लगाने से पहले पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के में बार बार कहा गया है कि हथकड़ी मनमानी या अवैध रूप से नहीं लगाई जानी चाहिए। बीएनएसएस में अधिकार तो है, मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा के अंतर्गत है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि किन परिस्थितियों में हथकड़ी लगा सकते हैं। पहला है, भागने की कोशिश करने पर अपराधी को हथकड़ी लगाना।
आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 43 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हथकड़ी लगा सकती है। सेकंड है गंभीर अपराध, हत्या, आतंक, ड्रग्स से जुड़े मामले में पुलिस बिना न्यायालय के अनुमोदन यानी परामर्श के भी हथकड़ी लगा सकती है। थर्ड है केवल आर्थिक आरोप, आरोपी केवल आर्थिक अपराध जैसे फ्रॉड पर अपराधी हो, इसमें हथकड़ी ना लगाई जाए क्योंकि अभी इसे लागू नहीं किया गया, इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है, ना इसे कानून में शामिल किया गया है। अब इससे संबंधित हम देखते हैं केस लॉ। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के मामले में आरोपी को बिना किसी विशेष कारण के हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हथकड़ी लगाना व्यक्ति की गरिमा का हनन है। जब किसी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट तक ले आया जाए तो कितने लोग देखते हैं उसको, ठीक है, तो उससे अगर मान लो बाद में वो बरी भी हो जाता है, उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन जो उसने वो गरिमा उसकी हनन हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हथकड़ी लगाना व्यक्ति की गरिमा का हनन है। हथकड़ी सामान्य नहीं है, यह तभी लगाई जाए जब आरोपी के भागने की आशंका हो, हिंसा की संभावना हो और कारण लिखित रूप से दर्ज किया गया करना अनिवार्य हो और कारण लिखित रूप से दर्ज करना अनिवार्य हो। किसी भी व्यक्ति को जब भी हथकड़ी लगाई जाए तो वो आरोपी भागने वाला होना चाहिए या उसने कोई ऐसा क्राइम किया हो जो कि उपरोक्त लिखित है, ठीक है। ऐसा किसी व्यक्ति को भी जो नया अपराधी है या जिस पे झूठा आरोप लगाया, अगर उसको हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसकी गरिमा का हनन माना गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया था तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो सके। राधे राधे।